हेलो स्टूडेंट्स। आज हम सीखेंगे सेल एडेप्टेशन। एडेप्टेशन का मतलब है कि सेल चेंज हो रहा है, और सेल एडेप्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि सेल को इंजरी हो रही है। इंजरी की वजह से सेल एडेप्ट हो रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल को इंजर कौन कर सकता है। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी। सबसे पहला कॉज जो सेल को इंजर कर सकता है वो है हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया, और हाइपोक्सिया का मतलब है डिक्रीज्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू टिश्यू। टिश्यू को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो टिश्यू के जो सेल है वो इंजर हो सकते हैं। एमसीक्यू है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेल इंजरी इज हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया सेल इंजरी का मोस्ट कॉमन कॉज है, और मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोक्सिया इज इस्चेमिया। अब क्वेश्चन ये है कि इस्चेमिया क्या है। इस्चेमिया का मतलब होता है डिक्रीज ब्लड सप्लाई टू टिश्यू। अब अगर हम हाइपोक्सिया और इस्चेमिया को कंपेयर करें तो दोनों में से इस्चेमिया इज मोर सीवियर। ठीक है। क्यों? क्योंकि हाइपोक्सिया अगर टिश्यू को होगा तो टिश्यू को सिर्फ ऑक्सीजन ही नहीं मिलेगा, बल्कि इस्चेमिया जब होगा तो टिश्यू को ब्लड नहीं मिलेगा, और ब्लड के साथ साथ न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। तो इसी की वजह से इस्चेमिया जो है वो मोर सीवियर होता है। नेक्स्ट एमसीक्यू में पूछा गया है, मोस्ट सेंसिटिव सेल टू हाइपोक्सिया। हाइपोक्सिया की सबसे ज्यादा इफेक्ट होती है वैसा सेल है न्यूरॉन। न्यूरॉन्स जो है वो 2 से 3 मिनट अगर ऑक्सीजन ना मिले तो इंजर हो सकते हैं। ठीक है। अगला एक एमसीक्यू है, लीस्ट सेंसिटिव सेल टू हाइपोक्सिया। ये है फाइब्रोब्लास्ट, और सेकंड बेस्ट आंसर है स्केलेटल मसल। ठीक है। तो ये पहला कोज हमने डिस्कस किया हाइपोक्सिया, जो कि सेल को इंजर कर सकता है। और भी बहुत सारे कोज है जो जो इंजरी कर सकते हैं। उसके एग्जांपल है जैसे कि फिजिकल एजेंट लाइक रेडिएशन, केमिकल एजेंट लाइक कार्सिनोजन, जैसे कि कार्बन टेट्राक्लोराइड। नेक्स्ट एग्जांपल है इन्फेक्शंस, बैक्टीरिया, वायरस या पैरासाइट का इन्फेक्शन। फिर नेक्स्ट है जीनेटिक एबनॉर्मलिटीज। नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजिक। एंड लास्ट है न्यूट्रिशनल। न्यूट्रिशनल जैसे कि अगर न्यूट्रिशनल एक्सेस है तो होगी ओबेसिटी, और अगर डिमिनिश्ड न्यूट्रिशन है तो होता है प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। तो ये सारे कॉजेज है सेल इंजरी के। कॉजेज ऑफ सेल इंजरी, ये सारी चीज़ों की वजह से सेल इंजर हो सकता है। ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर ये सारे कॉजेज सेल को इंजर कर रहे हैं तो सेल के अंदर क्या कौन सी चीज़ें हैं वो इंजर होगी। तो हम देखते हैं कि कौन से सेल ऑर्गेनेल्स है जो इंजरी से अफेक्ट होते हैं। तो हमें ये पता है कि ये सेल है। सेल के अंदर होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर सेल के अंदर होता है न्यूक्लियस। फिर होता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम होता है। ठीक है। ये है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये है माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। ठीक है। तो इंजरी की वजह से सेल के अंदर मोस्ट कॉमन ऑर्गेनल्स जो इंजर हो सकते हैं वो ये है माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम एंड न्यूक्लियस। ठीक है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर सेल को इंजरी होगी तो सेल के अंदर क्या होगा। ठीक है। इसको हम बोलते हैं मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल इंजरी। अगर इंजरी हुई तो सेल के अंदर कौन से चेंजेस आते हैं। तो ये जो मैनिफेस्टेशन है वो डिपेंड्स है अपॉन नेचर, सिवियरिटी, ड्यूरेशन ऑफ इंजरी। मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल इंजरी डिपेंड करता है कि इंजरी का नेचर, सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन कैसा है। ये ऑल्सो डिपेंड करता है कि कौन से टाइप का सेल है। ये सारी चीजों पर डिपेंड करेगा कि सेल इंजरी का मैनिफेस्टेशन क्या हो। ठीक है।
तो मैनिफेस्टेशन ऑफ सेल इंजरी, अगर सेल इंजर हो रहा है तो सेल के अंदर कौन कौन से चेंजेस आते हैं, तो हम मैनिफेस्टेशंस को डिस्कस करने वाले हैं। अगर सेल इंजर होता है तो 5 अलग अलग टाइप के मैनिफेस्टेशंस देखने को मिलते हैं। ठीक है, वो 5 क्या है? पहला है एडेप्टेशंस, दूसरा है रिवर्सिबल सेल इंजरी, तीसरा है इरिवर्सिबल सेल इंजरी, चौथा है पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन, एंड लास्ट है इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन। ठीक है, तो इंजरी की वजह से सेल में 5 टाइप का मैनिफेस्टेशन हो सकता है, और वो है एडेप्टेशन, रिवर्सिबल सेल इंजरी, इरिवर्सिबल सेल इंजरी, पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन एंड इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन। अब ये पांचों एक साथ नहीं होते, कब होते हैं? अगर इंजरी शॉर्ट है, शॉर्ट एंड स्मॉल है, तो सेल एडेप्ट होगा। और सेल एडेप्ट कैसे होता है? सेल एडेप्ट होता है या तो एट्रोफी से, या तो हाइपरट्रोफी से, या तो हाइपरप्लेजिया से, या तो मेटाप्लेजिया। ठीक है, तो सेल एडेप्टेशन के एग्जांपल है एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया या तो मेटाप्लेजिया। अगर इंजरी का स्टिम्युलस स्ट्रॉन्ग और लॉन्ग इनफ है, स्ट्रॉन्ग एंड लॉन्ग इंजरी है, तो फिर सेल एडेप्ट नहीं होगा। सेल में क्या होगा? रिवर्सिबल सेल इंजरी होगी। और ये रिवर्सिबल होता है, इसका मतलब ये है कि अगर इंजरी रिमूव कर दी हमने तो सेल वापस नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, अगर इंजरी रिमूव नहीं किया तो इंजरी बहुत ही स्ट्रांग है, तो सेल में होगा इरिवर्सिबल सेल इंजरी। और इरिवर्सिबल सेल इंजरी होता है तो सेल के पास और कोई ऑप्शन नहीं होता, सेल का डेथ कंफर्म है, सेल का डेथ हो जाएगा। और सेल का डेथ 5 अलग अलग मैकेनिज्म से होता है, और वो मैकेनिज्म है नेक्रोसिस, एपोप्टोसिस, नेक्रोप्टोसिस, पायरोप्टोसिस एंड फेरोप्टोसिस। ठीक है, तो इरिवर्सिबल सेल इंजरी अगर होगी तो सेल का डेथ जो है वो कंफर्म है। और सेल का डेथ कैसे होता है? या तो नेक्रोसिस से होगा, या तो एपोप्टोसिस से होगा, या तो नेक्रोप्टोसिस से होगा, या तो पायरोप्टोसिस से होगा, और या तो फेरोप्टोसिस से होगा। ठीक है, और सेल इंजरी से पैथोलॉजिक कैल्सिफिकेशन होता है और इंट्रासेल्यूलर एक्यूमुलेशन भी होता है। ठीक है, आज के लेक्चर में हम सेल एडेप्टेशन को ध्यान से पढ़ेंगे। सेल एडेप्टेशन सीखेंगे, और सेल एडेप्टेशन में हम सीखेंगे एट्रोफी, हाइपरट्रोफी, हाइपरप्लेजिया एंड मेटाप्लेजिया। तो शुरुआत करते हैं हाइपरट्रोफी से। अब एक बात ध्यान रखो कि जब हम सेल एडेप्टेशन को पढ़ते हैं तो हम तीन चीजों को ध्यान में रखेंगे। कौन सी 3 चीजें? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डेफिनेशन, उसके बाद डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म, और लास्ट में डिस्कस करेंगे एग्जांपल्स। ठीक है, तो सेल एडेप्टेशन को हम ये 3 चीजों के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं हाइपरट्रोफी। शुरू करते हैं हाइपरट्रोफी। तो हाइपरट्रोफी की सबसे पहले डेफिनेशन को देखते हैं, किसको बोलते हैं हाइपरट्रोफी। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी का मतलब है इंक्रीज इन सेल साइज, सेल की साइज बढ़ रही है। सेल की साइज क्यों बढ़ रही है? इंजरी की वजह से। इंजरी की वजह से सेल की साइज बढ़ गई। ठीक है, बट नो इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल। सेल की साइज बढ़ रही है बट सेल के नंबर में कोई चेंज नहीं हो रहा है। सेल के नंबर में क्यों चेंज नहीं हो रहा है? क्योंकि हाइपरट्रोफी नॉन डिवाइडिंग सेल में ही हो सकती है। नॉन डिवाइडिंग सेल के पास डिवीजन की कैपेसिटी ही नहीं होती, इसी की वजह से उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है, और वो है इंक्रीज इन सेल साइज। अब सेल साइज इंक्रीज होगी तो अल्टीमेटली ऑर्गन की साइज भी बढ़ेगी, इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन। ठीक है, अब हम डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपरट्रोफी। सेल की साइज क्यों बढ़ी? क्योंकि सेल के अंदर इंक्रीज्ड सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन हो रहा है। सेल प्रोटीन ज्यादा बना रहा है, इसी की वजह से उसकी साइज बढ़ रही है। कौन से प्रोटीन सेल के अंदर ज्यादा बन रहे हैं? उसके एग्जांपल है डाटा 4, NF80 एंड MEF2। ये प्रोटीन सिंथेसिस बढ़ने की वजह से सेल की साइज बढ़ रही है। अब हमने ये डिस्कस किया कि हाइपरट्रोफी नॉन डिवाइडिंग सेल में ही हो सकती है। तो अब हम डिस्कस करते हैं टाइप ऑफ सेल्स। टाइप ऑफ सेल्स बेस्ड ऑन
डिविजनल कैपेसिटी। डिवीजन कैपेसिटी के हिसाब से सेल 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। सबसे पहला टाइप वो है परमानेंट सेल, परमानेंट या तो नॉन डिवाइडिंग सेल। परमानेंट सेल ऐसे होते हैं कि जो डिवाइड, जिसके पास डिवीजन कैपेसिटी नहीं है, जो डिवाइड नहीं हो सकते। इसके एग्जांपल है कार्डियक सेल एंड स्केलेटल मसल। दूसरे टाइप का सेल है स्टेबल सेल। स्टेबल सेल वो सेल है जो कि रूटीनली डिवीजन नहीं करते, बट जरूरत पड़ने पर इसके पास डिविजनल कैपेसिटी होती है, जैसे कि लिवर एंड पेनक्रियास। और तीसरे टाइप का जो सेल होता है वो है लेबाइल सेल। लेबाइल सेल जो कि वो है जिसके पास डिवीजन कैपेसिटी है और हर वक्त वो डिवीजन करते रहते हैं। इसका एग्जांपल है बोन मेरो सेल, स्टेम सेल्स, स्किन एपिथेलियम। ठीक है, तो हाइपरट्रोफी जो होगी वो परमानेंट या तो नॉन डिवाइडिंग सेल में होगी। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरट्रोफी। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइपरट्रोफी। अब एग्जाम्पल इसके दो क्लास में डिवाइड किए गए हैं, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल का मतलब है कि ये कोई डिसीज नहीं है और हाइपरट्रोफी हो रही है, और पैथोलॉजिकल का मतलब होता है कि डिसीज प्रेजेंट होता है। ठीक है, फिजियोलॉजिकल एट्रोफी के हाइपरट्रोफी का के एग्जाम्पल है, पहला यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ठीक है, यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ये एग्जाम्पल है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का। अब यूट्रस में हाइपरप्लेजिया भी हो सकता है, बट ज्यादा हाइपरट्रोफी होता है। दूसरा एग्जाम्पल है ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन। ब्रेस्ट ड्यूरिंग लैक्टेशन, इसमें हाइपरट्रोफी ज्यादा होती है कंपेयर टू हाइपरप्लेजिया। ब्रेस्ट डेवलपमेंट में, ब्रेस्ट डेवलपमेंट 3 फेज में होते हैं, वो 3 फेज में होता है। सबसे पहले होता है प्यूबर्टी में, फिर होता है प्रेगनेंसी में, फिर होता है लैक्टेशन में। अब प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी में जो ब्रेस्ट डेवलपमेंट होगा उसमें हाइपरप्लेजिया ज्यादा होगा, एंड लैक्टेशन जब होता है तब ब्रेस्ट में हाइपरट्रोफी ज्यादा होती है। ठीक है, तीसरा एग्जांपल है फिजियोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का, स्केलेटल मसल इन बॉडी बिल्डर्स। ठीक है, अब हम पैथोलॉजिकल एग्जांपल डिस्कस कर ले। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी। पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का पहला एग्जांपल है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, अगर पेशेंट को हाइपरटेंशन है, मतलब पेशेंट का बीपी जो है वो बढ़ा हुआ है, तो इसकी वजह से हार्ट पे वर्कलोड बढ़ेगा। ठीक है, और इसी की वजह से होगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। दूसरा एग्जांपल है पैथोलॉजिकल हाइपरट्रोफी का, कि मान लो कि ये है यूरिनरी ब्लैडर, ये यूरिनरी ब्लैडर और यहाँ पे स्टोन है। ठीक है, तो ये स्टोन ने ऑब्स्ट्रक्शन कर दिया, तो ऑब्स्ट्रक्शन से पहले का जो भाग है वहां पे हाइपरट्रोफी होगी। हाइपरट्रोफी इन प्रॉक्सिमल एरिया ऑफ स्टोन। ठीक है, तो ये एग्जांपल है हाइपरट्रोफी के। हमने हाइपरट्रोफी में क्या डिस्कस किया? हाइपरट्रोफी में हमने डिस्कस किया सबसे पहले डेफिनेशन, उसके बाद मैकेनिज्म, और लास्ट में हमने डिस्कस किया एग्जांपल्स ऑफ हाइपरट्रोफी। अब कुछ इमेज देखते हैं, ये इमेज पे फोकस करो। ठीक है, तो इमेज ए को डिस्कस करते हैं। ये इमेज है यूट्रस का, ये इमेज है यूट्रस का। ये जो यूट्रस आप देख रहे हो ये नॉर्मल यूट्रस है। ठीक है, और ये जो बिग यूट्रस देख रहे हो ये ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, इसमें हाइपरट्रोफी हुई है। अब हम बी इमेज को डिस्कस करते हैं। बी बी इमेज को आप ध्यान से देखो, तो ये बी जो इमेज है ये
यूट्रस के स्मूथ मसल की हिस्टोलॉजी है, और ये आप स्मूथ मसल को अप्रिशिएट कर पाओगे। ये जो ब्लूइश दिख रहा है ये है यूट्रस के स्मूथ मसल। अब आप इसको कंपेयर करो सी से, ये है सी इमेज, ठीक है। अब वही स्मूथ मसल ये इतने बड़े हो चुके हैं, तो मसल की हाइपरट्रोफी हुई, स्मूथ मसल हाइपरट्रोफी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। तो हाइपरट्रोफी हमने पूरा डिस्कस किया। अब नेक्स्ट एडेप्टेशन पे हम आगे बढ़ते हैं और वो है हाइपरप्लेजिया, ठीक है। हाइपरप्लेजिया, तो सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन ऑफ हाइपरप्लेजिया, और इसकी डेफिनेशन है कि इंक्रीज इन नंबर ऑफ सेल, और इसी की वजह से इंक्रीज इन साइज ऑफ ऑर्गन, ठीक है। अब सेल के नंबर बढ़ रहे हैं, इसका मतलब यह है कि हाइपरप्लेजिया कौन से टाइप के सेल में होगा? यस, ये होगा लेबाइल सेल में, जिसके पास डिविजनल कैपेसिटी है, ठीक है। अब नेक्स्ट डिस्कस करते हैं मैकेनिज्म ऑफ हाइपरप्लेजिया, सेल के नंबर में क्यों इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो उसका रीजन है ग्रोथ फैक्टर इंड्यूस्ड प्रोलिफरेशन ऑफ मैच्योर सेल, तो ग्रोथ फैक्टर आने की वजह से सेल में प्रोलिफरेशन होता है। अब हम डिस्कस करते हैं एग्जांपल्स ऑफ हाइपरप्लेजिया। इसका एग्जांपल भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल एग्जांपल दो टाइप के हैं, हार्मोनल एंड कॉम्पेंसेटरी। हार्मोनल हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल है, हमने डिस्कस किया ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी। कॉम्पेंसेटरी हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल है लिवर आफ्टर हिपेटेक्टोमी। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब यह है कि मान लो कि अगर लिवर के राइट लोब में ट्यूमर है और राइट लोब को हमने सर्जरी करके निकाल दिया, तो पूरा लिवर जो है वो लेफ्ट लोब से कंपनसेट करेगा, और वो हाइपरप्लेजिया से करेगा, ठीक है। तो ये है कंपनसेटरी हाइपरप्लेजिया। अब पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल है, ये भी हार्मोनल होता है, हार्मोन की वजह से हाइपरप्लेजिया होता है। अब मेल और फीमेल दोनों में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मेल में होता है, मेल में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि एंड्रोजन है। टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होगा तो प्रोस्टेट की साइज बढ़ेगी, और प्रोस्टेट की साइज बढ़ेगी मतलब प्रोस्टेट में हाइपरप्लेजिया होगा, इसको हम बोलते हैं बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। अब फीमेल में इस्ट्रोजन अगर ज्यादा होगा तो एंडोमेट्रियम का हाइपरप्लेजिया होगा, ठीक है। तो बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया एंड एंडोमेट्रियम हाइपरप्लेजिया ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया के एग्जांपल है, ठीक है। अब एक चीज ऐसी है कि हाइपरप्लेजिया की वजह से कैंसर हो सकता है, ठीक है। जैसे कि अगर एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हुआ तो उससे रिस्क है कि पेशेंट को एंडोमेट्रियल कैंसर हो जाए, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एग्जाम्पल, ऐसा कोई एग्जाम्पल एडेप्टेशन का जिसमें हाइपरट्रोफी एंड हाइपरप्लेजिया दोनों हो रहा है, तो ऐसा कोई एग्जाम्पल है जिसमें हाइपरट्रोफी और हाइपरप्लेजिया दोनों हो रहा है? यस, हमने डिस्कस कर लिया है। दो एग्जाम्पल ऐसे, ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड प्रेगनेंसी, एंड दूसरा एग्जाम्पल है यूट्रस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ठीक है। अब हम कुछ इमेज को देखते हैं। ये इमेज को सबसे पहले फोकस करो, ये हिस्टोलॉजिकल स्पेसिमेन है एंडोमेट्रियम का, और ये है नॉर्मल। इसमें आप ध्यान से देखो तो ये जो दिख रहा है ये है एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स, ठीक है, ये है ग्लैंड्स। अब यही इमेज को हम बाजू वाली इमेज से कंपेयर करते हैं तो ये इमेज भी एंडोमेट्रियम की है, बट ये हाइपरप्लेजिया का है, और इसमें आप अप्रिशिएट कर पाओगे कि ग्लैंड्स का जो नंबर है वो बहुत ही बढ़ चुका है, एंडोमेट्रियम में हाइपरप्लेजिया हो चुका है, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट इमेज को देखते हैं, ये है नॉर्मल हार्ट, ये इमेज है नॉर्मल हार्ट की, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। दोनों की वॉल को आप देख लो,
ये है नॉर्मल। अगर पेशेंट को ब्लड प्रेशर है तो इसी की वजह से क्या होगा, लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर लोड आएगा और उसके मसल में हाइपरप्लेजिया होगा, हाइपरट्रोफी होगी। यह है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी। ठीक है, चलो नेक्स्ट एडेप्टेशन पे हम आगे बढ़ते हैं और वो है एट्रोफी। तो एट्रोफी का डेफिनेशन है डिक्रीज्ड इन सेल साइज एंड डिक्रीज्ड इन सेल नंबर। और ये क्यों हो रहा है, इंजरी की वजह से। ठीक है, तो सेल साइज एंड सेल नंबर दोनों कम हो रहा है तो अल्टीमेटली ऑर्गन की साइज भी कम होगी। मैकेनिज्म देखते हैं कि एट्रोफी क्यों होती है। तो एट्रोफी सेल की साइज और नंबर कम होने का रीजन है कि सेल के अंदर प्रोटीन सिंथेसिस कम हो रहा है, डिक्रीज प्रोटीन सिंथेसिस इन सेल। दूसरा रीजन है कि सेल के अंदर प्रोटीन डिग्रेडेशन ज्यादा हो रहा है, इंक्रीज प्रोटीन डिग्रेडेशन इन सेल। और तीसरा रीजन है ऑटोफेगी। ऑटोफेगी ऑटोफेगी का मतलब है सेल्फ डाइजेशन। ये इसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ऑटोफेगी। अब हम एग्जांपल को डिस्कस करते हैं। एट्रोफी के एग्जांपल भी दो कैटेगरी में डिवाइडेड है, फिजियोलॉजिकल एंड पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल एट्रोफी हमें देखने को मिलती है डेवलपमेंटल टाइम में, जैसे कि हमारा बर्थ हुआ और हम जब बड़े होते हैं तब हमें देखने को मिलता है डिसअपियरेंस ऑफ नोटोकॉर्ड, फिर डिसअपियरेंस ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट। ये कब होता है, एट प्यूबर्टी होता है। तीसरा एग्जांपल है एट्रोफी का इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस आफ्टर डिलीवरी। डिलीवरी के बाद यूट्रस की साइज छोटी होती है, ये एट्रोफी से होती है। अब पैथोलॉजिकल एट्रोफी का एग्जांपल है सनाइल एट्रोफी। सनाइल एट्रोफी सनाइल एट्रोफी का मतलब है एज की वजह से सारे ऑर्गन जो है वो साइज में छोटे होते हैं, इसको बोलते हैं सनाइल एट्रोफी। दूसरा एग्जांपल है इश्केमिक एट्रोफी। इश्केमिक एट्रोफी, अगर ऑर्गन को ब्लड नहीं मिल रहा है तो उसकी साइज छोटी होगी। तो इश्केमिक एट्रोफी क्यों होती है, ड्यू टू लॉस ऑफ ब्लड सप्लाई। तीसरा एग्जांपल है एट्रोफी का डीनर्वेशन एट्रोफी। और ये क्यों होती है, क्योंकि लॉस ऑफ नर्व सप्लाई की वजह से होती है। नेक्स्ट एग्जांपल है प्रेशर एट्रोफी। प्रेशर की वजह से टिश्यू छोटा होता है, जैसे कि मान लो कि कोई कैंसर कैंसर का ट्यूमर जो है वो आसपास वाले टिश्यू को प्रेशर देगा तो उसके आसपास का टिश्यू जो है उसमें एट्रोफी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल है डिसयूज एट्रोफी। अगर टिश्यू का यूज नहीं होगा तो उसकी एट्रोफी होगी। जैसे कि फ्रैक्चर में अगर प्लास्टर लगा हुआ है तो जो भी एरिया में प्लास्टर लगा हुआ है उस वो एरिया यूज नहीं होता, तो वो एरिया की एट्रोफी हो जाती है। इसी की वजह से डॉक्टर जो है वो प्लास्टर के साथ साथ कुछ एक्सरसाइज करने को बोलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है न्यूट्रिशनल एट्रोफी। अगर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा तो ऑर्गन या टिश्यू में एट्रोफी होगी, जैसे कि क्वाशियोरकोर एंड मरास्मस। ठीक है, अब हम ये इमेज देखते हैं। इस इमेज को आप ध्यान से देखो। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ए को। ये इमेज है नॉर्मल ब्रेन, और ये इमेज में आप देख सकते हो क्लियरली सल्काई और गायरस को, है ना। इसमें आप ध्यान से देखो, डिप्रेशन जो है उसको बोलते हैं सल्काई, एलिवेशन जो है उसको बोलते हैं गायराई। ठीक है, अब ये इमेज को आप कंपेयर करो बी से। बी जो है ये एट्रोफी का इमेज है, एट्रोफी ऑफ ब्रेन, जो कि अल्जाइमर डिसीज में होता है। अब इसको आप ध्यान से देखो तो इसमें सल्काई और गायराई बढ़ चुकी है। ठीक है, दोनों के बीच में गैप आ चुका है। सल डिप्रेशन जो है वो बहुत ही डीप हो चुका है। ठीक है, तो ये है एट्रोफी ऑफ ब्रेन। नेक्स्ट एग्जांपल हम डिस्कस करेंगे मेटाप्लेजिया। मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन है कि सबसे पहले तो ये रिवर्सिबल चेंज है। सबसे पहले ये क्या है, रिवर्सिबल चेंज। किसमें चेंज है, किसमें चेंज है, वन टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल, ये कन्वर्ट हो रहा है सेकंड टाइप ऑफ डिफरेंशिएटेड सेल में। ठीक है, इसकी मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन है कि सबसे पहले तो ये रिवर्सिबल चेंज है और इसमें क्या होगा, एक टाइप का डिफरेंशिएटेड सेल दूसरे टाइप के डिफरेंशिएटेड सेल में कन्वर्ट होगा। जैसे कि एक टाइप का एपिथेलियम दूसरे टाइप के एपिथेलियम में कन्वर्ट होगा, तो इसको हम बोलेंगे एपिथेलियल मेटाप्लेजिया।
अगर एक टाइप का मेजेनकाइम दूसरे टाइप के मेजेनकाइम में कन्वर्ट होगा तो इसको हम बोलेंगे मेजेनकाइमल मेटाप्लेजिया। अब डिस्कस करते हैं कि ये क्यों हो रहा है मेटाप्लेजिया। इसका मैकेनिज्म है रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल। रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल की वजह से मेटाप्लेजिया होता है। अब इसका एग्जांपल डिस्कस करते हैं। ठीक है, इसका सबसे पहला एग्जांपल जो हम डिस्कस करेंगे वो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में होता है। ठीक है, क्या होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एपिथेलियम होता है। कौन सा होता है? यस, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम। ठीक है, स्यूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम, ये एपिथेलियम होता है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में। अब अगर कोई इंसान सालों तक स्मोकिंग करता है तो स्मोकिंग के इरिटेशन की वजह से ये एपिथेलियम चेंज होके स्क्वेमस सेल बन जाएगा। इसको हम बोलते हैं मेटाप्लेजिया। कौन सा मेटाप्लेजिया बोलेंगे? स्क्वेमस सेल बना हुआ है, इसी की वजह से इसको हम बोलेंगे स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया। ठीक है, अब अगर पेशेंट यहां से स्मोकिंग को छोड़ देता है तो सेल जो है वो वापस नॉर्मल हो सकता है। ठीक है, तो ये है स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया का एग्जांपल जो कि रेस्पिरेटरी ट्रैक में होता है। अब दूसरा एग्जांपल मेटाप्लेजिया का हम डिस्कस करते हैं, वो इसोफेगस में होता है। इसोफेगस में एपिथेलियम होता है स्क्वेमस सेल। ठीक है, अब जीईआरडी की वजह से जीईआरडी का मतलब होता है गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स डिसीज। इसमें स्टमक का जो एसिड है वो ऊपर इसोफेगस में आता है। तो जीईआरडी की वजह से स्क्वेमस सेल को इरिटेशन होता है और लंबे अरसे के बाद ये जो स्क्वेमस सेल है वो कन्वर्ट हो जाएंगे कॉलमनर सेल में। तो अब ये कॉलमनर सेल में कन्वर्ट हुए तो इसी की वजह से इसको हम बोलेंगे कॉलमनर मेटाप्लेजिया। ठीक है, अब कॉलमनर सेल इंटेस्टाइन में भी देखने को मिलते हैं, इसी की वजह से इसको इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया भी बोलते हैं। ठीक है, अब यहां से अगर हम जीईआरडी को ट्रीट करते हैं, जीईआरडी को करेक्ट करते हैं तो सेल जो है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। ठीक है, अगर अगर ये कॉलमनर मेटाप्लेजिया जो इसोफेगस में हुआ है इसको हम माइक्रोस्कोप में देखें, माइक्रोस्कोप, तो उसमें हमें दो मेन कैरेक्टरिस्टिक दिखेगी। सबसे पहले तो हमें इंटेस्टिनल मेटाप्लेजिया मिलेगा और दूसरी कैरेक्टरिस्टिक जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है हमें गोबलेट सेल देखने को मिलेगा। ठीक है, इसोफेगस में हमें गोबलेट सेल देखने को मिलेगा जो कि इसोफेगस में नॉर्मली होता नहीं है, और गोबलेट सेल का काम होता है म्यूसिन बनाना। ठीक है, ये दूसरा एग्जांपल है इसोफेगस में। तो ये जो कॉलमनर मेटाप्लेजिया इसोफेगस में हो रहा है इसको हम बोलते हैं बेरेट्स इसोफेगस। अब हम कुछ इमेजेस देखते हैं। सबसे पहले ये इमेज को ध्यान से देखो, ये इमेज है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एपिथेलियम है, और नॉर्मली रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में एपिथेलियम होता है स्यूडोस्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कॉलमनर सेल, है ना। कॉलमनर सेल एपिथेलियम होता है। अगर स्मोकिंग की वजह से इरिटेशन हुआ तो ये कॉलमनर सेल स्क्वेमस सेल में कन्वर्ट हो जाते हैं और इसको बोलते हैं स्क्वेमस मेटाप्लेजिया। अब हिस्टोपैथोलॉजी में आप देखोगे तो आपको ये दिखेगा कि यहाँ पे ये कॉलमनर सेल दिख रहा है आपको, ये सारे कॉलमनर सेल है, इसकी सीलिया दिख रही है यहाँ पे। ठीक है, अब ये कन्वर्ट हो गए हैं स्क्वेमस सेल में, स्क्वेमस सेल मेटाप्लेजिया। अब ये इमेज को आप ध्यान से देखो, ये इमेज है इसोफेगस, डायरेक्ट इसोफेगस की। इसमें आपको जो व्हाइटिश एरिया दिख रहा है ये वाला एरिया, ये स्क्वेमस सेल है। ठीक है, और ये रेडिश एरिया जो दिख रहा है ये है कॉलमनर सेल। इसकी हिस्टोपैथोलॉजी को हम अगर देखें तो यहाँ पे नॉर्मल एपिथेलियम है जो कि स्क्वेमस सेल है ना, और ये कन्वर्ट हो रहा है कॉलमनर सेल में। ये पता कैसे चलेगा? क्योंकि ग्लैंड्स बढ़ गए, कॉलमनर एपिथेलियम जहां जहां होगा वहां पे ग्लैंड्स बढ़ जाएगी। ये ग्लैंड्स सारी है और ये ग्लैंड्स में ये जो ग्लैंड्स है ये गॉबलेट सेल है। ठीक है, नॉर्मली इसोफेगस में गॉबलेट सेल होते नहीं, बट डायरेक्ट इसोफेगस में गॉबलेट सेल आ जाते हैं। अब गॉबलेट सेल के अंदर गॉबलेट सेल क्या बनाते हैं? म्यूसिन बनाता है। यस, ठीक है,
गॉबलेट सेल म्यूसिन बनाता है। अगर हमें गॉबलेट सेल को स्टेन करना है तो म्यूसिन से म्यूसिन को स्टेन करना पड़ेगा, ठीक है। और म्यूसिन को स्टेन करने वाली डाई होती है आल्सियन ब्लू, ठीक है। तो गॉबलेट सेल को अगर स्टेन करना है तो हमें कौन सी स्टेन का यूज करना पड़ेगा, आल्सियन ब्लू, ठीक है। और स्पेसिमेन को अगर हमने आल्सियन ब्लू से स्टेन किया है तो वो कैसा दिखेगा, यस, ये इमेज ब्यूटीफुल इमेज है, आल्सियन ब्लू के साथ स्टेन की गई, आल्सियन ब्लू। और इसमें म्यूसिन स्टेन होगा, म्यूसिन ब्लू कलर का दिखेगा, और म्यूसिन जहां जहां होगा वहां ब्लू कलर होगा। गॉबलेट सेल के अंदर म्यूसिन है तो पूरा गॉबलेट सेल स्टेन होगा, ये सारे गॉबलेट सेल, ठीक है। तो इसी के साथ हम सेल एडेप्टेशन को समाप्त करते हैं। आई होप कि आप लोगों को पूरा लेक्चर समझ में आया होगा। आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और मुझे मोटिवेट करें। मेरे चैनल लास्ट डिच 10 को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।